अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके सेक्शन हैं फिजिक्स भाग, जो कि आपको 9 से लेके 12 तक का है। और मैंने इसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आ सकते हैं। इसी के साथ साथ बेटा करीब 28 वीडियो हैं इसी सेक्शन की, वो पार्ट 9 से लेके और 12 तक की हैं। उसकी प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है और उस पर लिखा हुआ है अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 और 2024। तो वहाँ पर जाकर के आप इन वीडियो का लाभ उठाओ। तो आज की जो वीडियो है वो है आपके विषय स्पेशली फॉर अर्धवार्षिक परीक्षा। कुछ एमसीक्यू प्रश्न है, ये प्रश्न लघुतात्मक भी हो सकते हैं। कौन कौन से प्रश्न है वो देखते हैं बेटा। पहला प्रश्न है आपका, सेविंग दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? शेविंग दर्पणों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी उत्तल का या अवतल का? तो वैसे तो आप तो केवल इनके आंसर याद कर लो। तो शेविंग जो होते हैं उनके अंदर केवल अवतल दर्पण का उपयोग होता है। क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि अवतल दर्पण है किसी भी बिंब का प्रतिबिंब को थोड़ा बड़ा करके बनाता है, इसलिए शेविंग जो होते हैं दर्पण उनमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसी के साथ साथ इसी से एक दूसरा प्रश्न भी बनता है कि दंत चिकित्सक यानी जो डेंटिस्ट होते हैं वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं, है ना। तो प्रश्न थोड़ा अलग प्रकार से पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सिंपली बनाया है। तो इसमें आपका आंसर आएगा अवतल दर्पण, क्योंकि उससे क्या है कि मरीज का दांत थोड़ा बड़ा करके दिखाई देता है। ठीक है, ये उसका कारण हो सकता है। इसके बाद है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने में किस दर्पण का उपयोग होता है, और वो उत्तल का होता है। तो ये जो मैंने 3 प्रश्न आपको अभी बताए, ये बेटा एमसीक्यू प्रश्न भी हो सकते हैं और ये लघुत्तरात्मक भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो जैसे भी हो आप इसकी तैयारी करो। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र, और ये है बेटा 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब ये आता है कि इसमें अर्धवार्षिक पूछ सकते हैं वी यू और एफ क्या होता है। वी जो होता है बेटा वो दर्पण के ध्रुव से बिंब प्रतिबिंब की दूरी होती है। वी मतलब वी दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को वी से प्रदर्शित करते हैं। यू जो होता है ये दर्पण के ध्रुव से बिंब की दूरी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमेशा बेटा माइनस में आती है। एफ होती है बेटा फोकस दूरी, इसकी बेटा दर्पण की उत्तल की होगी तो अपन प्लस देंगे और अवतल की होगी तो माइनस देंगे। ठीक है, ये इस पूरे सूत्र का डिटेल है। इसके बाद है आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या है? आवर्धन क्षमता की परिभाषा भी आ सकती है और इसका सूत्र भी पूछ सकते हैं। तो सूत्र तो होता है बेटा m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। एम कहते हैं आवर्धन क्षमता को m से रिप्रेजेंट करते हैं। एच डैश जो होता है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है और एच बेटा बिंब की ऊंचाई होती है। पूछ सकता है एच डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई और एच बेटा बिंब की ऊंचाई, एम होता है आवर्धन क्षमता। अब मान के चलो कि आवर्धन क्षमता की परिभाषा पूछ ले वो, तो आप क्या है इसी को देख करके बना लेना। कैसे बनाओगे वो देखो, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। एक तो ये परिभाषा है। दूसरी ये है, कोई भी दर्पण या लेंस किसी भी बिंब का प्रतिबिंब कितना बड़ा करके बनाता है वो भी आवर्धन क्षमता कहलाता है। तो दोनों में से जो आपको अच्छी लगे वो आप दे देना। पहली तो है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता बोलते हैं। एक तो ये हो गई। दूसरी ये हो गई बेटा कि कोई भी दर्पण या लेंस किसी भी बिंब के प्रतिबिंब को कितना बड़ा करके बनाता है वो आपका आवर्धन क्षमता कहलाती है। ठीक है। छठा देखो, प्रकाश का सर्वाधिक वेग किस माध्यम में होता है? निर्वात में होता है, लेकिन कई बार हवा भी दी होती है। तो आप हवा और अगर निर्वात नहीं होगा तो हवा होगी, तो अगर आप हवा है तो उसमें लगा देना, अगर ये दिया हुआ तो आप निर्वात में लगाएंगे। प्रकाश का सर्वाधिक वेग किस माध्यम में होता है? और वो होता है बेटा निर्वात में। इसके लिए नेक्स्ट आ दो, प्रकाश की चाल कितनी होती है? स्पीड अगर पूछ ले तो वो कितनी होती है? वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये प्रकाश की चाल है। ये तो काफ़ी बार आया भी है और पूछते भी, 2 प्रश्न तो कई बार पूछते हैं, हर बार ही पूछते हैं। तो नेक्स्ट आता है आपका लेंस क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस क्षमता का मात्रक होता है बेटा डायप्टर। ठीक है, लेंस क्षमता का मात्रक क्या होता है बेटा? डायप्टर। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, सामान्य निकट बिंदु की दूरी। ये आपका पार्ट है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार से। तो
हर व्यक्ति की वो 25 सेंटीमीटर होती है निकट की बिंदु, लेकिन अनंत अगर दूर बिंदु पूछे तो वो अनंत होती है। क्लियर? अगर निकट बिंदु की पूछता है तो आप ये दे देना। ठीक है, आगे आओ। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश पाया जाता है? एक इलेक्ट्रॉन पर होता है बेटा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर। ये भी प्रश्न काफ़ी बार आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एमीटर को परिपथ के किस क्रम में जोड़ते हैं? और एमीटर को हमेशा जोड़ा था श्रेणी क्रम में। ठीक है, और एमीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो ये प्रश्न काफ़ी सारे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, वार्षिक में भी और अर्धवार्षिक में भी। अब इसके बाद और प्रश्न कौन कौन से हैं वो देखते हैं अपन। हाँ जी, अगला प्रश्न देखो, वोल्ट मीटर को परिपथ के किस क्रम में जोड़ते हैं? वोल्ट मीटर जोड़ा जाता है बेटा समांतर क्रम में, और एमीटर जोड़ा जाता है बेटा श्रेणी क्रम में। क्लियर हो चुका? नेक्स्ट देखो, मात्रक भी आएंगे। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक ओम है। अगर वो चिन्ह के बारे में पूछे तो चिन्ह इस प्रकार से अपने को लिखना है। तो ये चिन्ह होता है ओम का और इसका मात्रक होता है ओम। किसका? प्रतिरोधक का, सॉरी प्रतिरोध का। नेक्स्ट देखो, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? प्रतिरोधकता, और उसका होता है ओम गुणा मीटर या ओम इंटू मीटर। ये चिन्ह भी है और ये आपका हिंदी में रूपांतरण है। तो प्रतिरोधकता को कई बार विशिष्ट प्रतिरोध भी लिखा जाता है, तो वो एक ही बात है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा किसके बारे में वो मात्रक पूछ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, विद्युत बल्बों में किस धातु का उपयोग किया जाता है? और वो होता है आपका टंगस्टन। ठीक है, और इसी के साथ साथ कौन सी गैस भरी जाती है? तो वो अगर पूछ ले तो आप लिख देना N2 यानी नाइट्रोजन और आर्गन, है ना। अगर गैस के बारे में पूछे तो लिख देना आप नाइट्रोजन। ठीक है, या तो लिख देना नाइट्रोजन या लिख देना आर्गन, दोनों सही माने जाएंगे। और धातु की पूछे तो आप लिख देना टंगस्टन। नेक्स्ट देखो, विद्युत संचरण के लिए किस धातु का उपयोग होता है? विद्युत संचरण के लिए होता है आपका कॉपर का यानी तांबे का और एल्युमिनियम का, क्योंकि ये विद्युत की अच्छी चालक धातु है। ठीक है, विद्युत शक्ति का मात्रक वॉट होता है ना। ये मात्रक पूछ सकता है। 1 kWh, 1 यानी 1 किलोवाट पर आवर, ये इसकी फुल फॉर्म है। 1 किलोवाट पर आवर कितने जूल के बराबर है? और वो होता है 3 इंटू 3.6 गुणा 10⁶ जूल। ये आपको लिख के आना है ना। नेक्स्ट देखो, जूल का तापन नियम क्या है? और जूल का जो तापन नियम है वो होता है H बराबर I² RT। H कहते हैं ऊष्मा, I यानी विद्युत धारा, R यानी प्रतिरोध, T यानी टाइम। ये जूल का तापन नियम का सूत्र है। ये नियम तो इसी को अकॉर्डिंग बनता है ना। ये जूल का तापन नियम का सूत्र है। सूत्र पूछे तो ये देख आना है। अब आता है दिक् सूचक क्या है? दिक् सूचक एक बेटा क्षण चुंबक है। ये भी एक बार अर्धवार्षिक में आया ये प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सजातीय ध्रुवों के मध्य क्या होता है? यानी समान n से मिलेगा तो प्रतिकर्षण होगा, s से मिलेगा तो प्रतिकर्षण होगा, तो आप लिखोगे प्रतिकर्षण। और विजातीय ध्रुवों के मध्य होता है आकर्षण, है ना। तो आपको लिखना पड़ेगा आकर्षण, यानी प्लस माइनस सॉरी दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव जब सामने आएंगे तो आकर्षण होगा, और उत्तरी आएंगे तो प्रतिकर्षण होगा, साउथ आएंगे तो प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, फ्यूज को परिपथ के किस क्रम में जोड़ते हैं? फ्यूज जोड़ता है श्रेणी क्रम में। क्लियर? यानी फ्यूज हमेशा जोड़ता है श्रेणी क्रम में, और ये हमारे परिपथ को सुरक्षित रखने का एक उपाय भी है, कई बार पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दो हैं उपाय विद्युत परिपथ को सुरक्षित रखने में, एक तो फ्यूज का, एक अर्थिंग का यानी कि भूसंपर्क तार का। ठीक है, आगे देखो, हमारे घरों में विद्युत व्यवस्था किस क्रम में की जाती है? वो होती है बेटा समांतर क्रम में की जाती है हमारे घरों में। नेक्स्ट चले, टंगस्टन धातु का गलनांक कितना होता है? वो होता है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट देखो, प्रश्न नंबर 26, जूल के तापन नियम पर आधारित दो युक्तियों के उदाहरण जूल के तापन नियम में पूछ सकता है, और वह है विद्युत हीटर और टोस्टर। इसी वीडियो के साथ जो 28 वीडियो हैं उनकी प्लेलिस्ट में बना दूंगा, बनी हुई है, आप तो समझ लो, और आप वहां जाकर के लाभ उठाओ। इसके बाद बायो सेक्शन की भी आपको
कुछ वीडियो बना के देंगे और इसके बाद केमिस्ट्री सेक्शन की, जिससे कि आपका आर्टवर्क परीक्षा अच्छी हो। धन्यवाद।